रैपिड रिवीजन की सीरीज में अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑसिलेशन। सबसे पहले ऑसिलेशन है क्या? ऑसिलेशन बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का। कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, अगर ऐसा मोशन कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसका मोशन क्या कहलाएगा? ऑसिलेशन। एक और वर्ड है हमारे पास, दैट इज वाइब्रेशन। अब ये वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में डिफरेंस समझते हैं। वाइब्रेशन बेसिकली ऑसिलेशन ही है, लेकिन जो आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी वाले ऑसिलेशंस होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस, उन्हीं को हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो वाइब्रेशन कुछ और नहीं है, दिमाग में पहली बात तो आप ये सेट कर ले। अच्छा जी, तो अब क्या समझ में आता है? अब हमें ये पता लगा कि ऑसिलेशन आपके पास क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, आगे पीछे मोशन जो करेगा वो ऑसिलेशन कहलाएगा। और वाइब्रेशन क्या है? वही ऑसिलेशन अगर बहुत जल्दी जल्दी होंगे तो वाइब्रेशंस कहलाएंगे। अब यहाँ पे क्या बात समझ आती है कि जितने भी वाइब्रेशंस हैं वो सारे ऑसिलेशन ही तो होते हैं, लेकिन सारे ऑसिलेशन वाइब्रेशन नहीं हो सकते। इसी तरीके से हमारे पास एक और मोशन आता है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या है? वो मोशन दैट रिपीट्स, जो कि देखो मैं लिख नहीं रहा यार, बहुत रैपिड रिवीजन कर रहे हैं तो ये टाइम वेस्ट में लिखने में नहीं कर रहा, जो बोल रहा है स्टेटमेंट को सुनो और वही सुन के आपको पेपर में याद रखना है। पीरियोडिक मोशन क्या है? वो मोशंस जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होते हैं, ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अर्थ जो है रोटेट कर रही है सन के अबाउट, तो हर फिक्स टाइम के बाद ये क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, हर फिक्स टाइम के बाद ये रिपीट कर रही है। अर्थ रोटेट हो रही है अपनी खुद की एक्सिस पर, हर फिक्स टाइम के बाद ये मोशन रिपीट हो रहा है, तो ये मोशन क्या है? पीरियोडिक है। सिमिलरली कोई पेंडुलम है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो वो हर फिक्स टाइम के बाद क्या हो रहा है? उसका मोशन रिपीट हो रहा है। तो ये तीनों के तीनों मोशन क्या कहलाएंगे? पीरियोडिक। लेकिन ये पेंडुलम वाला तो ऑसिलेशन भी कर रहा है, क्यों? क्योंकि जी ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, और ये दोनों सिर्फ पीरियोडिक कर रहे हैं, ऑसिलेशन नहीं कर रहे। तो क्या बात समझ में आती है? यहाँ पे ये बात समझ आ रही है कि जितने भी ऑसिलेशंस मोशन है वो सारे के सारे पीरियोडिक हैं, क्योंकि वो फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होंगे, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते। ये बात क्लियर हुई? तो अगर हम आगे चलते हैं, क्या कि पीरियोडिक मोशन भी दो तरह के होते हैं। क्या जी? एक होता है आपके पास हार्मोनिक और एक होता है आपके पास नॉन हार्मोनिक। अब ये हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक में क्या डिफरेंस है? हार्मोनिक मोशंस वो जिनको आप साइन और कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो हार्मोनिक कहलाएंगे। जिनको हम नहीं कर सकते वो नॉन हार्मोनिक कहलाएंगे। अब हार्मोनिक में भी आपके पास जो एक एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं इस पूरे चैप्टर में हमें, एक पेंडुलम है और एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। एक आपके पास है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जिसको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये बेसिकली करता क्या है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको शॉर्ट में हम SHM कहते हैं, वो क्या है कि अगर आपके पास मोशन ऐसा हो रहा है, उदाहरण के लिए हमने क्या करा जी, एक स्प्रिंग ली, उसको एक ब्लॉक से अटैच कर दिया। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं? इस ब्लॉक को खींच के हम यहाँ तक ले गए। तो देखो जरा, हमने डिस्प्लेसमेंट कहाँ कराया? इस डायरेक्शन में। लेकिन जब ये इस पॉइंट पर ब्लॉक पहुंचेगा तो छोड़ने के बाद ये ब्लॉक कहाँ मूव करेगा जी? पीछे की तरफ मूव करेगा, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जिस फोर्स से जा रहा है उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, जो स्प्रिंग फोर्स भी अपना होता है, रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट है, और तो और जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कराओगे ये पीछे लगने वाला फोर्स भी उतना ज्यादा होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि जो लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के और अपोजिट भी है। तो उस अपोजिट साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे माइनस का kx आता है जी। तो ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स है। तो एसएचएम की डेफिनेशन क्या हुई? एसएचएम की डेफिनेशन ये हुई कि ये एक ऐसा मोशन है जहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है और अपोजिट होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब इसी लीगेसी को कंटिन्यू करते हुए हम क्या चीज देख रहे हैं कि F विल बी इक्वल टू माइनस का kx है। F की वैल्यू आपके पास ma होती है, ma विल बी इक्वल टू माइनस का के एक्स, तो a विल बी इक्वल टू माइनस का k बाय m इंटू एक्स हो जाता है। ठीक है जी, अब इस k बाय m को ना हम ओमेगा स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर बेसिकली क्या है? ओमेगा स्क्वायर जो है आपके पास, ओमेगा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू k बाय m। तो यहाँ से ओमेगा क्या निकल के आता है आपके पास? रूट ओवर k बाय m। तो ये ओमेगा क्या है आपके पास? वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है जी, तो अब एसएचएम की एक और डेफिनेशन हम यहाँ से समझते हैं कि ये ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, अगर उसको हम हटा दें तो हमें क्या दिखेगा कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके अपोजिट भी है। तो यानी एसएचएम वो मोशन है जहां का लगने वाला एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है और उसके अपोजिट भी होता है। ठीक है जी, तो ये एसएचएम की दो डेफिनेशन आ गई, एक फोर्स के फॉर्म में, एक एक्सेलरेशन की फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एसएचएम की, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। मेरी राइटिंग को मत देखो क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी में कराना है, इसलिए गंदी आ रही है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे कह सकते हैं हम, a विल बी इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, और a को हम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी तो कर सकते हैं ना, विल बी इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 0।
ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके नोट्स में आपको दिख जाएंगे जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होंगे उनको अच्छे से ध्यान रख लेना। जैसे कि एक उदाहरण छोटा सा अगर मैं यहाँ पे लूँ कि आपको गिवन है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर प्लस का 4y विल बी इक्वल टू 0 और आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ ओमेगा कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना, इससे हम मेन इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। भैया यहाँ x है यहाँ y है, कोई नहीं, यहाँ एक एसएचएम जो x में हो रहा है यहाँ एसएचएम y में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। अच्छा, तो यहाँ पर अब अगर हम आए तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से हमें क्या मिल रहा है कि जो ओमेगा स्क्वायर है 4 के बराबर आ गया, यानी ओमेगा किसके बराबर होगा 2 रेडियन पर सेकंड के। अब अगर हमें म्यू निकालना है तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई म्यू के बराबर होती है इक्वल टू 2, तो म्यू इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन पाई हर्ट्ज। ठीक है जी। आगे बढ़े, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें यहाँ पे ये पता चलेगा कि हम जो आपके पास एसएचएम है उसको प्रोजेक्शन कह सकते हैं किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि मान लो जो एसएचएम हो रहा है वो असल में एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये आपका एसएचएम मोशन है, यहाँ स्प्रिंग अटैच है, ये अपनों ने मान लिया कि उसकी मीन पोजीशन होगी, है ना, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से मैच कर दें, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से मैच कर दें, क्यों कर रहे हैं जी, अभी बताता है, मैं अभी बताता है। इधर देखो, इधर ये एम मास मान लिया, ये हमने क्यों अटैच किया, हम कह रहे हैं इसको मैक्सिमम खींच के हम यहाँ तक ले जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस ए, और जब छोड़ेंगे तो मैक्सिमम यहाँ तक वापस आ सकता है, ये क्या हो जाएगा माइनस ए, और ये क्या है यहाँ इसका एम्पलीट्यूड। तो अब जरा इस सर्कल की बात करते हैं, तो इस सर्कल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेंटर से कितना है, एम्पलीट्यूड के बराबर। इसका मतलब इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बात करें डेरिवेशन की तो ध्यान रहे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाली डेरिवेशन, बहुत अच्छे से फोकस करना है इसको। देखो, इसको हम करते क्या जी, खींच के एंड तक ले जाते हैं, हम मान लेते छोड़ेंगे छोड़ेंगे तो पीछे आ जाएगा। ठीक है, अब पीछे आ जाएगा तो यहाँ एक पॉइंट हमने कोई ए लिया और यहाँ से घूम करके यहाँ चला गया, कोई पॉइंट बी लिया, तो इसमें वापसी जाते हैं जब आप खींच के इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर आए, जब इसको खींच के आप एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आओगे तो सर्कल में मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सर्कल का अकॉर्डिंग यहाँ से इधर चला जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर आ जाएगा, फिर जब आप खिसका के थोड़ा सा आगे लेकर के आओगे पॉइंट ए तक तो वो कुछ यहाँ आ जाएगा, फिर जब उसको छोड़ोगे तो हम कह रहे हैं वो ए से बी मूव कर गया, तो वो ए से बी मूव कर गया, कुछ यहाँ पर मूव कर गया। ठीक है जी, तो जो जो डिस्प्लेसमेंट आपका ए से बी ऐसे हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट सर्कल पे कुछ इस तरह से आर्क की फॉर्म में हुआ है ए से बी में। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अब हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि जब वो ए पर था, जब वो ए पर था तो वहां से आपने उसको छोड़ा, है ना, अब इसे खींच के पहले एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर आए, एक्सट्रीम पोजीशन पे लाने के बाद अपने ही हाथ से थोड़ा सा आपने आगे खिसका दिया, यहाँ से आप छोड़ रहे हो तो मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इनिशियली कुछ एंगल ये फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस से, उसको हम बोलते हैं फेज एंगल, और छोड़ने के बाद वो पॉइंट बी पर चला गया कुछ टाइम टी में, कुछ टाइम टी में, तो यहाँ पे छोड़ने के बाद अपन क्या नोटिस कर रहे हैं कि वो पॉइंट बी तक पहुंच चुका है, पॉइंट बी तक पहुंच चुका है, और यहाँ से यहाँ जाने में भाई कुछ एंगल कवर किया होगा थीटा। ठीक है, थीटा में। तो अभी हमें करना क्या है, अभी हमें ये देखना है कि ये जो पार्टिकल है, ये मैं कलर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट देता हूँ, ये लेता हूँ, ये ब्लू वाला कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये वाला। अभी पार्टिकल यहाँ पहुंच चुका है, मतलब यहाँ पहुंचा, तो अब जो डिस्प्लेसमेंट, अभी दिख नहीं रहा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से फिलहाल वो एक्स है, तो इसी बात को अगर मैं सर्कल पे रिप्रेजेंट करूँ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जी, डिस्प्लेसमेंट एक्स हो जाएगा, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, देखो। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, वो आपका एक्स के बराबर हो जाएगा। तो आप सारा फोकस ना इस ट्राइंगल के ऊपर रखो, अभी सारा फोकस जो है इस ट्राइंगल के ऊपर रखो, ये जो एक ट्राइंगल आपके पास दिख रहा है आपको, ठीक है, ये रेक्टेंगल ट्रायंगल है ना जहाँ यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और ये जो पूरा एंगल है, ये जो प्रॉपर एंगल है बीच में, ये पूरा एंगल ये कितना है बताना मुझे, क्या ये थीटा प्लस फाई के बराबर नहीं है क्या, हाँ जी बिल्कुल है। तो अब अगर हम ये, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये हाइपोटेनस, भैया ये हाइपोटेनस असल में क्या रेडियस है ना, और रेडियस हम किससे कह रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड ही हमारा रेडियस है। तो इस ट्रायंगल को अगर अपन लोग सॉल्व करने जाएं तो इस ट्रायंगल में हमें क्या चीज नजर आएगी कि बेस है और हाइपोटेनस जो कि कॉस में आती है, तो हम क्या कहेंगे कॉस, और ये कितना एंगल बन रहा है भाई, पूरा थीटा प्लस फाइव बन रहा है ना, तो cos थीटा प्लस फाइव विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, बेस x अपॉन हाइपोटेनस a। ठीक है, अब इस थीटा को समझो, थीटा कहाँ से कहाँ का एंगल था, थीटा कहाँ से कहाँ का एंगल था, a से b जाने का एंगल ना, ये थीटा है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम मैं मिटाता हूँ हल्का, ताकि आपको क्लियर हो सके, है ना, ताकि आपको क्लियर हो सके। तो हाँ, ये देखो, आई होप क्लियर हो रहा होगा, है ना। थीटा कहाँ से कहाँ का एंगल है, थीटा है आपके पास, एक सेकेंड, ये हमने पहले मिला दिया था, तो थीटा जो है, थीटा यहाँ से यहाँ का एंगल है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल, ये थीटा है। अब इस थीटा को अपने कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा विल बी इक्वल टू थीटा बाई टी होता है, तो थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी हो जाएगा, कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रही होगी ना इस सर्कुलर मोशन की, तो इसको अगर हम यहाँ पुट कर देंगे, इसको अगर पुट कर देंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है जी, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपके पास पोजीशन की या यूं कहे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई, किसके लिए, एसएसएम के लिए, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी से तो सब निकलेगा। देखो इधर, ठीक है, हमने क्या निकाल लिया, एक्स विल बी इक्वल टू ए कॉस और ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये फाइव हम क्या बोल रहे हैं, फाइव हम इनिशियल एंगल बोल रहे हैं कि इनिशियली कितना एंगल बन रहा था जब उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया। ठीक है जी, तो अब यहाँ से वेलोसिटी अगर निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dx बाय dt, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और अंदर ब्रैकेट का अलग से होगा, तो ये क्या बन जाता है, माइनस का ए ओमेगा
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कैसे, क्या क्लियर है ना? डिफरेंशिएशन करेंगे, ए का तो ए रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन आ गया, और फिर एंगल का अलग से हुआ होगा ओमेगा टी प्लस फाइव का, तो उसमें से फाइव कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो, और ओमेगा टी का ओमेगा वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप क्लियर है। ये वी आ गया। ऐसे हम ए निकालेंगे। अब वो ए किसके बराबर होता है, वो आपका बराबर होता है डीवी बाय डी के। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन और साइन का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस, तो माइनस का ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, थोड़ा सा बड़ा करो यार, ओमेगा टी प्लस फाइव, और इंटू में ब्रैकेट का अलग से हुआ होगा, उसका ओमेगा आया होगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है क्या, कि आपने क्या क्या निकाल लिया, आपने एक्स निकाल लिया, आपने एक्स निकाल लिया, आपने वेलोसिटी निकाल ली माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आपने एक एक्सेलरेशन निकाल लिया माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ से आपको कुछ कन्वर्जन ध्यान रखने हैं क्या, कि हम ना कुछ रिलेशन निकालते हैं। क्या क्या रिलेशन निकालते हैं, वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन। कैसे निकालेंगे जी, इसको देखो जरा। ये हमारे पास जो होता है ना साइन थीटा, क्या उसको हम रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। किसने रोका है हमें यार? तो ये v विल बी इक्वल टू माइनस का ए ओमेगा है ना, और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। बात समझ आ रही है ना? हाँ। अब इस ए को अंदर ले जाओ, तो ये v विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा रूट ओवर ए अंदर जाएगा स्क्वायर होकर के ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है जी। अब ये जो है ये किसके बराबर है भैया, एक्स के बराबर है। तो यहाँ से जो v आया दैट इज माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया। आई होप क्लियर है। इसी तरह से एक्सेलरेशन और पोजीशन को कंपेयर करें, तो a विल बी इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस ये a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ये किसके बराबर है, x के, तो a विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर x। तो यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन कुछ वैल्यूज जो है वो देखते हैं। क्या देखते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, कि एक जो आपके पास ये जो कंप्लीट एसएचएम हो रहा है ना भाई, अच्छा मैं चलो बाद में निकालूंगा, जब हम एनर्जी एनर्जी पढ़ लेंगे ना तब हम ये वैल्यूज निकालेंगे, फिलहाल के छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे ग्राफ ग्राफ की बात कर रहा था मैं, कि अगर हम एक्स टी ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम एक्स टी ग्राफ प्लॉट करना चाहें, यहाँ टी ले रहे हैं, यहाँ एक्स ले रहे हैं, तो एक्स टी ग्राफ बनेगा कॉस के हिसाब से ना, क्योंकि यहाँ कॉस आ रहा है, और कॉस कहाँ से शुरू होता है, प्लस वन से। तो मैक्स देखो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू वन अगर हो जाएगी, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ए के बराबर। लो जी, ए के बराबर। अब कॉस के हिसाब से चलेगा, तो ऐसे एक्स टी ग्राफ चलना है। ठीक, अगर हम बात करें किसकी, वी टी ग्राफ की, अगर हम बात करें वी टी ग्राफ की, तो वी टी ग्राफ में ये रही वेलोसिटी, और फॉर्मूला क्या है, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। मतलब क्या चलना, साइन के हिसाब से। साइन कहाँ से शुरू होता है, जीरो से, लेकिन ये माइनस है भाई, नीचे की तरफ से स्टार्ट होगा, मतलब ऐसे स्टार्ट होगा, इस तरह से ना। अच्छा, ये वैल्यू कितनी रहेगी और ये वैल्यू कितनी रहेगी, कैसे देखेंगे, इसकी वैल्यू अगर होती है प्लस वन तो मैक्सिमम मिलेगा, मतलब उसमें वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस ए ओमेगा। तो यहाँ वैल्यू होगी माइनस का ए ओमेगा, और जब इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस होगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का ए ओमेगा। आई होप क्लियर हुआ। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ यहाँ पे, क्या ए टी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ना, ए टी ग्राफ अगर हम बनाने जाए, तो जी यहाँ पर है, यहाँ भी देखो जो ग्राफ चलेगा वो कॉस के हिसाब से चलेगा, बट नेगेटिव से स्टार्ट होगा। तो कॉस की तरह चलेगा बट नेगेटिव से स्टार्ट होगा, तो कुछ ऐसा चलना चाहिए, है ना। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज अगर हम लिखें, तो इसकी वैल्यू जब हो जाएगी प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जब होगी माइनस वन यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर के इस केस में प्लस बन जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास ऊपर जो आनी है प्लस का ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये ग्राफ याद रहेंगे ना? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आते हैं एनर्जी इन एसएचएम में। अगला है अपने एनर्जी इन एसएचएम, तो उसमें सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखो दो तरह से हम सॉल्व करेंगे। कैसे, क्यों करेंगे दो तरह सॉल्व, क्योंकि वी का फॉर्मूला हमने एक निकाला माइनस का ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक इसका फॉर्मूला है माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो काइनेटिक एनर्जी एक टाइम की फॉर्म में आएगी, एक्स की फॉर्म में आएगी। इसको अगर हम एक्स की फॉर्मूला पुट करें, तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज वन अपॉन टू एम इंटू वी की जगह पर माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी आपकी बन जाएगी दैट इज वन अपॉन टू एम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर अपने ऊपर कर लें, तो काइनेटिक एनर्जी वन अपॉन टू एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और हमें मालूम है ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम है ना, तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू के हो जाएगा। तो जो काइनेटिक, ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो किसके बराबर हो जाएगा, वन अपॉन टू के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला तो अपन पे ये आ गया एक्स की टर्म्स में, और अगर हम निकालें टाइम की टर्म्स में तो वैल्यू पुट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वन अपॉन टू एम, और वी की जगह क्या, माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वन अपॉन टू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर से ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया भाई, वन अपॉन टू के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसी बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होती है स्प्रिंग के लिए, उसका फॉर्मूला तो सीधा है आपके पास कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये तो पहले से ही एक्स की टर्म्स में है,
दूसरी हमें निकालनी है क्या, टाइम के टर्म्स में, तो एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो 1/2k, और एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास, a cos ओमेगा t प्लस फाइव का स्क्वायर कर देंगे, तो u विल बी इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई टाइम के रिस्पेक्ट में। अब हमें चाहिए टोटल एनर्जी। अब जो टोटल एनर्जी है भाई वो किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो टोटल एनर्जी अगर हम निकालें, पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकाली हमने 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाल ली थी 1/2 के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज देखो 1/2 कॉमन निकाल लो, है ना, 1/2 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस का के एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो जो टोटल एनर्जी आपके पास आ रही है दैट इज ओनली 1/2 के ए स्क्वायर। ये आ गई टोटल एनर्जी। और यहाँ पे मजे की बात ये है भाई कि एक्स वैक्स नहीं है, इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो कैसे रहने वाली है, वो रहने वाली है आपके पास कांस्टेंट। टोटल एनर्जी में यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इतना सब करने के बाद अब मैं सीधा आप लोगों को लेकर के जा रहा हूँ ग्राफ्स के ऊपर, ठीक है। तो उसमें हमने ये वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन का तो ग्राफ पढ़ लिया। अभी ग्राफ पढ़ना है एनर्जी का, है ना। और एनर्जी का भी दो है, देखो जरा, एक एक्स के रिस्पेक्ट में है और टी के रिस्पेक्ट में है ना। तो बारी बारी से पढ़ते हैं, है ना। कुछ पहले नोट पॉइंट लिख रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको फोकस करेंगे अच्छे से। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक ब्लॉक अटैच कर रखा है स्प्रिंग के साथ, ठीक है, इस तरह से। ये आपके पास एम मास का ब्लॉक है। अब इसका एक तो मेन पोजीशन होगा, एक इसका राइट एक्सट्रीम होगा जहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लस ए होगी, है ना, और एक इसका लेफ्ट एक्सट्रीम होगा जहाँ एक्स की वैल्यू माइनस ए होगी। अब देखो फॉर्मुलेज जो है उसको याद करते हैं, ठीक है। फॉर्मुलेज क्या है उसको याद करते हैं, उसको यहाँ पे लिखेंगे एक बार करके कि हमारे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था दैट इज माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं निकालूं उसको एक्स इक्वल टू जीरो पर, क्योंकि जो मेन पोजीशन है यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो रहने वाली है ना, ठीक है। तो अगर एक्स इक्वल टू जीरो पर इसको हम निकालें तो ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपके पास भाई, माइनस का ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जीरो, यानी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस का ए ओमेगा, यही होगा ना। अच्छा, तो और अगर मैं माइनस ए लूँ या प्लस ए लूँ तो दोनों जगह यही वैल्यू मिलेगी ना, क्योंकि भाई सॉरी सॉरी एक्स की वैल्यू पर नहीं मिली, हाँ ठीक है। अगर मैं ले लूँ एक्स की वैल्यू प्लस ए या माइनस ए, तो उस केस में वी निकालना जरा क्या आएगा, उस केस में वी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ये भी तो ए स्क्वायर ही बन जाएगा, माइनस का लो या प्लस का, वो कितना बन जाएगा, जीरो। यानी हमें क्या पता लग रहा है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो मैक्सिमम है, और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो क्या है, मिनिमम। तो इसको हमें याद रखना है और इसको हमें यहाँ लिखना है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर हम निकालेंगे तो वेलोसिटी जीरो आएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जो है जीरो आने वाली है, और मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, वो माइनस का ए ओमेगा है, और माइनस साइन वेलोसिटी में डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों जो वेलोसिटीज हैं ये क्या है, मिनिमम वेलोसिटी है। सिमिलरली हम चेक करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो भाई देखो जब अगर एक्स जीरो है तो ए भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू एक बार अगर आप रखोगे प्लस का ए, तो एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर एक्स की वैल्यू आप रखोगे माइनस का ए, तो एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा, प्लस का ओमेगा स्क्वायर ए, एक्स में ए। तो इसको भी अगर हम यहाँ लिखें कि जब प्लस का पुट करा तो एक्सेलरेशन कितना मिल गया हमें, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए, और जब माइनस का पुट करा तो कितना मिल गया, प्लस का ओमेगा स्क्वायर ए, और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या मिला हमें, जीरो मिला। ऐसे हम बात करेंगे एनर्जीज की, तो काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकाली, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे को यहीं से बताओ, अगर आप जीरो पुट करोगे, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी भाई आपके पास, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख लें। अगर जीरो पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिलने वाली कितनी होगी आपके पास, हाफ के ए स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर आप एक्स इक्वल टू प्लस या माइनस ए पुट करोगे तो दोनों ही केस में एक बात ध्यान दो, अगर आप एक्स इक्वल टू प्लस या माइनस ए पुट करते हैं तो एक सेकेंड, दोनों ही केस में आप क्या देखोगे कि इसको प्लस या माइनस ए पुट करते ही जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी उस केस में अगर आप यहाँ भी निकालोगे तो क्या मिलेगी आपको, जीरो जूल, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी निकालोगे तो क्या मिलेगी, जीरो जूल। यानी यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है मेन पोजीशन पे वो क्या है, वो मैक्सिमम है, ठीक है जी। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर ना। देखो भैया एक्स जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और एक्स अगर प्लस या माइनस ए कुछ भी लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास, हाफ के ए स्क्वायर। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जीरो रखने पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी पुट करो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल रही है आपको, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर यहाँ भी, और हाफ के ए स्क्वायर के बराबर यहाँ भी। तो ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशंस और मीन पोजीशंस का कुछ डाटा था, उसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि एक कंप्लीट एसएचएम या एक कंप्लीट ऑसिलेशन क्या है, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वो वापस आएगा, फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो हर पार्ट में वो ए कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ ए, यहाँ से यहाँ ए, यहाँ से यहाँ ए, यहाँ से यहाँ ए। तो यानी पूरे एक ऑसिलेशन में, एक पूरे ऑसिलेशन में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना हो जाएगा, 4a, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4a। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो मैंने निकाला, वो निकाला क्यों, वो समझते हैं आगे। तो ये चीज़ जो मैंने लिखी ये मैं आगे कर रहा हूँ कि अब अगर हम एनर्जी ग्राफ बनाएं, अगर हम एनर्जी ग्राफ बनाएं तो हमें डाटा मालूम है ना। यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस ए ले रहे हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस ए ले रहे हैं, यहाँ पे हम जीरो ले रहे हैं। हमें मालूम है टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर, वो तो कांस्टेंट है, ऐसे प्लॉट कर दिया हमने टोटल एनर्जी की लाइन। ये भाई आपकी जो है टोटल एनर्जी है जो कि ऑलवेज फिक्स कितनी, हाफ के ए स्क्वायर। और हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर बट पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यानी मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी कितनी है, जीरो। और एक्सट्रीम पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है,
तो इनको मिला देंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, उल्टा कटोरा। ये किसके लिए हो गया? ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी के लिए। वहीं पोटेंशियल एनर्जी उल्टा था ना, मीन पोजीशन पे 0 है बट एक्सट्रीम पोजीशंस पर क्या थी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और भाई कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के ए स्क्वायर के बराबर, टोटल एनर्जी के बराबर। यानी यहाँ पर टोटल एनर्जी पर कोइंसाइड कर जाएगी। तो इसको अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनने वाला है। ये किसके लिए है? ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब इसमें मजे की बात हमें जो ध्यान रखनी है वो ये क्या, कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। तो ये पॉइंट्स की जो वैल्यूज होती है वो ध्यान रखना, यहाँ पे होती है प्लस का a बाय रूट टू और यहाँ होती है माइनस का a बाय रूट टू। वो हमने कैसे निकाली होगी? वो हमने ऐसे निकाली होगी कि u को हमने काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख दिया होगा, यानी कि 1/2 के एक्स स्क्वायर को बराबर रख दिया होगा 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। 1/2 से 1/2 गया, के से के गया, है ना? तो यहाँ से आपके पास 2x स्क्वायर विल बी इक्वल टू a आता है, यानी x विल बी a स्क्वायर आता है, यानी x स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 आता है। तो इसको सॉल्व करके हम कहते हैं वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, a बाय रूट टू, ये आंसर आता है। अच्छा, दूसरी बात, एक ये जो टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी हो रहे हैं, इस मोशन को एनालाइज करो। भाई एक बार यहाँ से जो मोशन शुरू हुआ तो पार्टिकल यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से मीन पे वापस आएगा, फिर लेफ्ट एक्सिस जाएगा, फिर मीन पे वापस आएगा। तो इस पूरे मोशन को करने के दौरान, इस पूरे मोशन को करने के दौरान ये टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक बार यहाँ बराबर होंगे, एक बार यहाँ बराबर होंगे। पोटेंशियल टोटल एनर्जी एक बार यहाँ बराबर होंगे, एक बार यहाँ बराबर होंगे। यानी ये कंप्लीट ऑसिलेशन में ध्यान रखना 4 टाइम्स बराबर होने वाले हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है ना जी? अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर का, दैट इज क्या? पेंडुलम। पेंडुलम, ठीक है। तो पेंडुलम को अगर हम अच्छे से देखें तो यहाँ पे एक हमारे पास वर्टिकल दीवार में एक सीलिंग, मतलब सीलिंग ही को दीवार कहते हैं। ये एक पेंडुलम है एम मास का, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ एल है। ये अभी मान लो कुछ यहाँ पहुंचा हुआ है एम मास का, है ना? और ये कुछ स्ट्रिंग से अटैच है ऐसे, जो स्ट्रिंग फिलहाल थीटा एंगल बना रही है वर्टिकल से, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर हम कैलकुलेशंस करने जाएं, हमें मालूम है इसका एम जी कहाँ लग रहा होगा? नीचे। एक लाइन खींच देंगे, ये भी एंगल थीटा बन जाएगा। तो ये कॉम्पोनेंट कौन सा आएगा? एम जी कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट यहाँ आएगा कौन सा? एम जी साइन थीटा। अब हमें मालूम है ये जो पेंडुलम वापस आएगा, ये किस फोर्स की वजह से आएगा? mg sin थीटा की वजह से आएगा। मतलब यही क्या है? यही आपका रीस्टोरिंग, मेरी शायद चार्ज खत्म हो रहा है पेन में, रीस्टोरिंग फोर्स है। अब हमें मालूम है जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है kx के, माइनस kx के। और फिलहाल यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स क्या है हमारे पास? mg sin थीटा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो बराबर हो जाएगा माइनस का mg इंटू साइन थीटा के, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम f को ma कर दे रहे हैं, विल बी इक्वल टू माइनस का mg साइन थीटा हो जाएगा, m से m कटेगा तो a विल बी इक्वल टू माइनस का g साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब मान लो कि यहाँ से मीन पोजीशन से फिलहाल ये x डिस्प्लेसमेंट पर है। तो ये जो ट्रायंगल आपके पास बन रहा है ना, ये ट्रायंगल जिसमें हाइपोटेनस क्या उसकी लेंथ ही तो है। यहाँ से अगर हम साइन निकालने का प्रयास करें तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको यहाँ पुट कर दो, तो a विल बी इक्वल टू माइनस का g इंटू एक्स बाय एल हो जाएगा भाई। और अगर हम कहें कि एसएचएम कर रहा है, जो कि ये कर रहा है, कैसे कर रहा है भाई? जितना ज्यादा आप डिस्प्लेसमेंट कराओगे उतनी ही ज्यादा फोर्स से ही पीछे की तरफ वापस आएगा, है ना? जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आप इसका फॉरवर्ड में कराएंगे उतने ही फोर्स के साथ ही बैकवर्ड में वापस आएगा। मतलब एसएचएम तो कर रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, फोर्स प्रोपोर्शनल और अपोजिट है। तो अगर ये एसएचएम कर रहा है तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किससे? a विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो अगर इसको हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिला? हमें ये मिलेगा ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी बाय एल आ जाएगा। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 2 पाई बाय टी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी बाय एल। रूट लगा देंगे वहां पर, तो 2 पाई बाय टी विल बी इक्वल टू रूट जी बाय एल हो गया। पलट देंगे टी निकालने के लिए, तो अगर पलटेंगे तो ये आपके पास 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी। तो ये आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आ गया, किसके लिए? एसएचएम के लिए। सो आई डोंट थिंक इस चैप्टर में जो चीजें थी बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो गया, हमने सभी कवर कर ली, ठीक है ना? तो किसी को कोई भी दिक्कत अगर है तो अभी के अभी कमेंट करके बता दो, ठीक है जी? तो मिलते हैं वेव्स में। रुको 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 रुको, एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। क्या रहेगा जी क्वेश्चन? एक्स विल बी इक्वल टू ए कॉस और ओमेगा टी प्लस फाइव, ये क्वेश्चन होती है ना? पता है ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकती है, एक्स विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका ध्यान देना, तो जैसे यहाँ कॉस है और यहाँ साइन है, वैसे यहाँ वेलोसिटी में साइन आएगा तो यहाँ वेलोसिटी में कॉस आ जाएगा। ये चीज होता रहेगा डिफरेंशिएशन के हिसाब से। तो ये भी एसएचएम की इक्वेशन है, ये भी एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। अब सवाल आपसे पूछता है कि ना, सवाल आपसे एम्पलीट्यूड के ऊपर हो सकता है कि आपको कह देगा भाई देखो ऐसे लिखा हुआ है आपके पास x इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, या साइन ओमेगा टी भी दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और पूछेगा एम्पलीट्यूड बताओ इसका। तो ध्यान रखना ये जो है ये एम्पलीट्यूड नहीं है, एम्पलीट्यूड वो होगा जो वेरिएबल टर्म के साथ होगा, मतलब ये आपका एम्पलीट्यूड है इस केस में। तो इस केस में आपके पास जो b है ना, वही आपका एम्पलीट्यूड है। बात समझ आई? और अगर वही इक्वेशन कुछ ऐसे हो, मान लो y विल बी इक्वल टू कुछ लिख दे a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक, और प्लस में b कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और बोले भाई यहाँ एम्पलीट्यूड बताओ। तो ध्यान रखना ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। तो इस केस में अगर अपनों को एम्पलीट्यूड निकालना है तो एम्पलीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इन चीजों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी? मिलते हैं वेव्स में, बाय।